एवरीवन, दृष्टि आईएएस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम नेट जेआरएफ के भूगोल विषय की एक सीरीज पर चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक। ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक के अंतर्गत हम ज्योग्राफी से रिलेटेड हमारे पाठ्यक्रम से ही, ध्यान रखें, हमारे पाठ्यक्रम से ही कौन से टॉपिक हैं, कौन से विषय हैं जो आपकी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, हम उन पर चर्चा करते हैं। ये चर्चा हमने इकाई वाइज शुरू की है, यानी इकाई के संदर्भ में ही हम चर्चा करते हैं कि पहले इकाई से कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है, दूसरी इकाई से कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है, और इसके साथ ही हम यह भी देखते हैं कि कौन से चैप्टर्स आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन चैप्टर के कौन से टॉपिक आपकी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उनमें क्या क्या हमें पढ़ना है, इसके बारे में हम इस सीरीज में चर्चा करते हैं। तो अभी तक हमने ज्योग्राफी की 1 से लेकर 5 इकाई यानी 5 यूनिट तक के खास टॉपिक पर चर्चा की है। आज हम बात करेंगे भूगोल विषय की ही अगली इकाई के संदर्भ में, यानी यूनिट 6, 6वीं इकाई के संदर्भ में कौन सा टॉपिक है जो महत्वपूर्ण हो सकता है आपके परीक्षा के लिहाज से। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है आर्थिक भूगोल। ठीक है, और इकाई 6 की यदि हम बात करें तो इकाई 6 जो है वह आर्थिक गतिविधियों एवं क्षेत्रीय विकास के भूगोल से संबंधित है। तो यहां पर हम आर्थिक भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर आर्थिक भूगोल है क्या। देखिए, आप जैसे ही इस शब्द को सुनते हैं आर्थिक भूगोल, तो आपको यहां पर 2 चीजें स्पष्ट रूप से समझ में आनी चाहिए। पहला, आर्थिक यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात चल रही है या इकोनॉमिक की बात चल रही है, यानी इकोनॉमी की बात चल रही है, तो आर्थिक भूगोल यानी इकोनॉमिक ज्योग्राफी, यानी हमें ऐसे भूगोल की चर्चा करनी है जो किससे जुड़ी हुई हो, इकोनॉमी से जुड़ी हुई हो, जो आर्थिक क्रियाकलापों से जुड़ा हुआ हो। तो ऐसा भूगोल कौन सा है? ऐसा हमारे आसपास के सभी क्षेत्र हैं, यानी हमारे आसपास या कहें भूगोल का वह सभी क्षेत्र जो इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं, उनके अध्ययन को ही आर्थिक भूगोल के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ध्यान रखिए, आर्थिक भूगोल मानवीय भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। मानवीय भूगोल यानी क्या? जिसके अंतर्गत आप सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, कृषि भूगोल, चाहे आप किसी भी प्रकार के अन्य भूगोल की चर्चा करते हैं, उसी में से एक है आर्थिक भूगोल। यानी मानवीय भूगोल की एक शाखा के रूप में आर्थिक भूगोल को जाना जाता है। मानवीय भूगोल यानी क्या? जो मानव की शुरू से लेकर अभी तक की वर्तमान की जो भी उसकी एक्टिविटीज हैं, उनका प्राकृतिक पर्यावरण से क्या संबंध है। प्राकृतिक पर्यावरण यानी भूमि, जल, पेड़ पौधे, इन सभी से मानव का क्या संबंध है। इनके अध्ययन के लिए जिस भूगोल का इस्तेमाल किया जाता है या इनके अध्ययन को जिस भूगोल के अंतर्गत किया जाता है उसे मानव भूगोल कहते हैं, और मानव भूगोल की ही एक शाखा है आर्थिक भूगोल। और आर्थिक भूगोल के अंतर्गत जो मानव की आर्थिक क्रियाकलाप है, मानव के समस्त आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है आर्थिक भूगोल के अंतर्गत। ठीक है, ध्यान रखिए। अब कौन से क्रियाकलाप है मानव के जो आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत आएंगे? तो ध्यान रखिए, वे समस्त मानवीय आर्थिक क्रियाकलाप जैसे कृषि, जैसे पशुपालन, जैसे मत्स्य पालन, ध्यान रखिए, मत्स्य पालन, जैसे विनिर्माण, उद्योग, सेवा क्षेत्र, ये समस्त एक्टिविटीज आदि, ये सभी आर्थिक क्रियाएं किससे जुड़ी हुई हैं? मानव से जुड़ी हुई हैं। तो ये सभी मानवीय आर्थिक गतिविधियां जिसके अंतर्गत अध्ययन के क्षेत्र में शामिल होती हैं, उसे ही आर्थिक भूगोल कहा जाता है। ध्यान रखिए, मानवीय आर्थिक क्रियाकलापों या मानवीय आर्थिक क्रियाओं से क्या संबंध है? वैसी क्रियाएं जिनसे मानव को आय की प्राप्ति हो। ध्यान रखिए, वैसी क्रियाएं जिससे मानव को आय की प्राप्ति हो,
वे क्रियाएं मानवीय आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। और मानवीय आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत ये सभी एक्टिविटीज शामिल की जाती हैं। यानी जब भी आप आर्थिक भूगोल का अध्ययन करेंगे तो आर्थिक भूगोल के अध्ययन में इन सभी चीजों को शामिल किया जाएगा। इसमें ध्यान रखिए परिवहन भी शामिल हो जाएगा, इसमें संचार भी शामिल हो जाएगा, ये सभी चीजें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। और इन सभी चीजों का जब आप अध्ययन करेंगे तो ये किसके अंतर्गत माना जाएगा? ये माना जाएगा मानवीय आर्थिक भूगोल के अंतर्गत या मानवीय आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत। और इन मानवीय आर्थिक क्रियाओं को आर्थिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ा जाता है, समझा जाता है और इसके अंतर्गत रखा गया है। यदि हम बात करें मानवीय आर्थिक क्रियाओं की तो हमने देखा कितने प्रकार की ये हो सकती हैं। और भी आर्थिक एक्टिविटीज हैं मानव की जिससे मानव को आय की प्राप्ति होती है। तो आखिर इन्हें कितने क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है, कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो ध्यान रखिए मानवीय आर्थिक क्रियाओं को 4 भागों में डिवाइड किया गया है और इन 4 भागों के अंतर्गत ही इसे शामिल किया गया है। तो मानवीय आर्थिक क्रियाओं में सबसे पहले ध्यान रखिए हमें इसे किसके अंतर्गत पढ़ना है? हमें इसे आर्थिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ना है। आर्थिक भूगोल यानी इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंतर्गत हम इसे पढ़ेंगे। और इकोनॉमिक ज्योग्राफी की यदि हम बात करें तो समस्त मानवीय आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं वे आर्थिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ी जाती हैं, देखी जाती हैं। और समस्त मानवीय आर्थिक क्रियाएं यानी क्या? जिनसे आय की प्राप्ति हो, जैसे कृषि, आखेट, पशुपालन, मत्स्य पालन, विनिर्माण, उद्योग, संचार, सेवाएं, ये सभी चीजें किसके अंतर्गत शामिल हो जाती हैं? आर्थिक भूगोल के अंतर्गत शामिल हो जाती हैं। और मानवीय आर्थिक क्रियाकलापों की यदि हम बात करें, क्योंकि हमें इसी के प्रतिरूप का अध्ययन करना है, हमें इन्हीं आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करना है। इन आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ किस चीज की हमें प्राप्ति हो रही है, इन सभी चीजों का अंतिम रूप से हमें अध्ययन करना होता है आर्थिक भूगोल में। तो ध्यान रखिए आर्थिक भूगोल को क्रियाकलापों के आधार पर या क्रियाओं के आधार पर 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ये 4 भाग कौन कौन से हैं? इन 4 भागों के नाम है क्रमशः प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं, ठीक है, जिन्हें प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी कहा जाता है। एक्टिविटीज या एक्टिविटी, ठीक है। इसके बाद है दूसरा यानी द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं, जिन्हें सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी के नाम से जाना जाता है। फिर है तृतीयक आर्थिक क्रियाएं, जिन्हें टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद है ध्यान रखें चतुर्थक आर्थिक क्रियाएं या चतुर्थ आर्थिक क्रियाएं, जिन्हें फोर्थ इकोनॉमिक एक्टिविटीज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यानी आप समझिए कि मानवीय आर्थिक क्रियाएं या आर्थिक क्रियाओं को 4 भागों में डिवाइड करके पढ़ा जाता है, जो क्रमशः प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ आर्थिक क्रियाएं हैं। एक बात और ध्यान रखें, जब हम मानवीय आर्थिक क्रियाओं की बात करते हैं तो या बात करते हैं आर्थिक भूगोल के संबंध में, तो इसके अंतर्गत ध्यान रखिएगा कि विभिन्न मानवीय आर्थिक क्रियाएं, जैसे कोई भी चीज हो, कृषि हो, पशुपालन है, इन सभी को इसके अंतर्गत पढ़ने के साथ साथ इन्हें क्रमशः अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। यानी आप एक साथ ये नहीं कहेंगे कृषि, एक साथ ये नहीं कहेंगे इसी में परिवहन, इसी में संचार, इसी में सेवा शामिल हो जाएगा, नहीं। इन्हें अलग अलग एक्टिविटीज के आधार पर, अलग अलग आर्थिक क्रियाओं के आधार पर 4 पैरामीटर में डिवाइड किया गया है और इन 4 पैरामीटर के आधार पर ही इन्हें पढ़ा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के बारे में। यदि हम पढ़ते हैं कि प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं क्या हैं,
प्राथमिक आपने देखा, यानी सबसे पहले चर्चा करते हैं कि क्या है या प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत किन्हें शामिल किया गया है। प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जब भी बात की जाएगी प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं की, तो इसके अंतर्गत बहुत सी चीजें शामिल की जाती हैं, जैसे कृषि, भोजन संग्रह करना, आखेट, पशुपालन। ये सभी एक्टिविटीज किसके अंतर्गत शामिल की जाती हैं? प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। यदि हम बात करें प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के ही संदर्भ में, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले जो चीज चर्चा में आती है वह आती है आखेट, या कह सकते हैं एवं भोजन संग्रह करना। आखेट यानी हम सभी जानते हैं क्या, आप जंगलों में जाकर, ध्यान रखिए आप यानी आप या मैं नहीं, अभी भी पूरे विश्व में ऐसी जनजाति समुदाय निवास करते हैं, ऐसी आदिम जनजातियां निवास करती हैं जो अपने भोजन का संग्रह करती हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में जा जाकर अपने भोजन का संग्रह करती हैं, जो अभी भी आखेट करती हैं। तो इनके माध्यम से ही ये अपने भोजन का संग्रह करती हैं और अपनी आजीविका प्राप्त करती हैं और ये जीवन यापन करती हैं। मानकर चलिए मुख्यतः कि सभी जनजातियां पूरे विश्व में जहां जहां निवास करती हैं, वे अपने जीवन यापन के लिए जिस एक्टिविटी का इस्तेमाल करती हैं, जिस प्राथमिक क्रिया का इस्तेमाल करती हैं, आर्थिक क्रिया का इस्तेमाल करती हैं, उसे ही कहा जाता है आखेट या भोजन संग्रह करना। तो ध्यान रखिए कि अभी भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, चाहे आप अमेज़न वाले क्षेत्र की बात कर ले, वहां भी आदिम जनजातियां निवास करती हैं। भारत के संदर्भ में भी हम यदि बात करें तो यहाँ भी अभी कुछ जनजातियां निवास करती हैं जो अपने पुराने जो उनके रीति रिवाज हैं, आखेट करना या कहें भोजन संग्रह के लिए जंगलों में आदि जाना, निवास करना, तो वे उसी प्रक्रिया के माध्यम से अभी भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं और इसी के अंतर्गत जो चीजें शामिल है उन्हें प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, दूसरी एक्टिविटी की यदि हम बात करें तो पशुचारण। ध्यान रखें पशुचारण को भी प्राथमिक एक्टिविटीज के अंतर्गत, प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत शामिल किया गया है। पशुचारण भी ध्यान रखिएगा कि अलग अलग प्रकार का होता है, व्यावसायिक भी होता है और चलवासी भी। तो पशुचारण कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2 प्रकार के, एक तो व्यावसायिक और दूसरा है चलवासी। अब ये क्या है व्यावसायिक और चलवासी? तो ध्यान रखिए व्यावसायिक का मतलब है कि आपने या किसी व्यक्ति ने एक पूरा फर्म बना रखा है और उस फर्म के माध्यम से ही वे एक ही प्रकार के जानवरों का उस फर्म में रहना देखते हैं और उनकी सभी प्रकार की एक्टिविटीज वहां पर वो ट्रैक करते हैं। यानी एक ही प्रकार के फर्म, यानी एक फर्म में एक ही प्रकार के जानवरों का भरण पोषण करना वहां पर व्यावसायिक पशुपालन के अंतर्गत या के अंतर्गत आता है, जिसमें हो सकता है कि बैल शामिल हो सकता है भेड़ शामिल हो सकता है उसमें मुर्गियां शामिल हो सकता है उसके अंतर्गत। लेकिन ध्यान रखिए मुर्गियों का फर्म अलग हो जाता है। तो बैल, भेड़, गाय, बकरी, ऐसे जब पशुओं को एक ही फर्म के अंतर्गत रखा जाता है और इनके माध्यम से ऊन, दूध, मांस आदि का वैज्ञानिक तकनीकों के माध्यम से उत्पादन किया जाता है, या इनसे ऊन, दूध, मांस का अंत में क्या होता है वैज्ञानिक तकनीकों से प्रोडक्शन, इनका मतलब उत्पादन करके फिर उन्हें देशों और विदेशों में बेचा जाता है। तो इस प्रकार के पशुचारण को, इस प्रकार के पशुपालन को व्यावसायिक पशुपालन के अंतर्गत भी रखा जाता है। ध्यान रखिएगा। दूसरा है पशुचारण का प्रकार जो है वह है चलवासी। चलवासी क्या होता है? चलवासी पशुचारण क्या है? चलवासी पशुचारण का मतलब यह है ऋतु प्रवास, यानी देखा जाता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में, कहां पर? पर्वतीय क्षेत्रों में, या आप कह सकते हैं टुंड्रा प्रदेशों में। जब भी आप टुंड्रा प्रदेशों की बात करते हैं तो ऐसे ही क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल
किए जाते हैं। यानी आप हिमालय के भी पर्वतीय क्षेत्रों की यदि बात करते हैं, या आप ग्लोब में सबसे उत्तरी अक्षांशों की बात करते हैं, सबसे दक्षिणी अक्षांशों की बात करते हैं, सबसे यानी आप कह सकते हैं कि जो उच्च अक्षांशीय क्षेत्र हैं वहां पर टुंडा प्रदेशों में अभी भी चलवासी जो पशुचारण है उसका उपयोग किया जाता है, इस पद्धति का उपयोग किया जाता है। इसके माध्यम से क्या किया जाता है, इसमें जो लोग हैं वे अपने पशुओं का चयन करते हैं और वो ऋतुओं के अनुसार, यानी यदि ग्रीष्म ऋतु है तो ग्रीष्म ऋतु में वे मैदानी वाले क्षेत्रों से पर्वतीय वाले क्षेत्रों में चले जाते हैं अपने पशुओं को लेकर, और जब बहुत अधिक ठंड पड़ती है या शीत ऋतु होती है तो वो वहां से मैदानी वाले क्षेत्र में आ जाते हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज को और ऐसे पशुओं को, क्योंकि ध्यान रखिए पशुओं को भी किसकी जरूरत होती है, पानी की और भोजन की, या आप कहें चारे की, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हें घास फूस चाहिए होती है। तो पानी और घास आदि की उपलब्धता को देखते हुए ही चलवासी पशुचारण किया जाता है, या चलवासी पशुचारण पर ध्यान दिया जाता है। तो ये भी किसके अंतर्गत शामिल की गई है, प्राथमिक आर्थिक एक्टिविटीज या क्रियाओं के अंतर्गत ही इसे शामिल किया गया है। इसके अलावा और महत्वपूर्ण यदि हम प्राथमिक क्रियाओं की बात करें तो इसके अंतर्गत आ जाता है कृषि। ध्यान रखिए कृषि भी प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत ही शामिल की जाती है, यानी कृषि इसका ही हिस्सा है। कृषि यानी क्या, हम सभी जानते हैं कि अभी भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कृषि आजीविका का मुख्य साधन है और व्यवसाय के रूप में भी वो कृषि क्षेत्र में ही क्या है, संलग्न हैं लोग। तो कृषि यानी क्या, जहां पर फलों, सब्जियों और सब्जियों और फसलों का उत्पादन किया जाता है इसके अंतर्गत। और इसमें जो फसल होते हैं, फल होते हैं और सब्जी होते हैं, इनका इस्तेमाल कई तरीकों से किया जा सकता है। जैसे हो सकता है कि कुछ लोग मात्र अपने भरण पोषण के लिए ही इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक, या हो सकता है कुछ लोग व्यावसायिक स्तर पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी इसे बेच भी रहे हैं और आर्थिक क्रियाओं में ये शामिल भी हैं। कुछ मिश्रित कृषि का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अलग अलग प्रकार से कृषि कार्य किए जाते हैं। और भारत की यदि हम बात करें तो भारत में अधिकांश लोग इसी यानी प्राथमिक सेक्टर से संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज भी भारत के बारे में तो कहा ही जाता है कि भारत कृषि प्रधान देश है। तो यहाँ पर जो कृषि से संबंधित एक्टिविटीज है, फसलों, फलों और सब्जियों के उत्पादन से जुड़ी हुई जो एक्टिविटीज है वे कृषि के अंतर्गत शामिल की जाती है और ये कृषि में ही शामिल है। इसके बाद यदि हम बात करें कि प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में और क्या चीजें शामिल है, तो प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में खनन भी शामिल होता है, ध्यान रखें, ठीक है। तो जो खनन से जुड़ी हुई एक्टिविटीज है वे भी प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में शामिल होती हैं। जैसे हम जमीन से खोदकर सोना, लोहा, ध्यान रखें यहाँ पर सोने से इंपॉर्टेंट ज्यादा है लोहा, क्योंकि हम लोहे को खोदते हैं, हीरा आदि इन चीजों को जमीन से प्राप्त करके फिर इन्हें प्रसंस्कृत करके, ध्यान रखिए, इनका प्रसंस्करण करके क्या करते हैं, फिर हम इन्हें व्यावसायिक तौर पर इनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज किसके अंतर्गत शामिल की जाती हैं, प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं या प्रक्रियाओं के अंतर्गत इन्हें शामिल किया जाता है। प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के बाद आ जाता है सेकंड नंबर पर, ध्यान रखिए क्या, द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं। अब द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं क्या है, द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं के बारे में ध्यान रखिए। द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं, सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत क्या शामिल है, ध्यान रखें, जो कृषि आदि के माध्यम से कच्चे माल का उत्पादन किया जाता है, उस कच्चे माल का अब प्रसंस्करण किया जाता है, ठीक है। तो कच्चे माल का प्रसंस्करण ही क्या कहलाता है, द्वितीयक आर्थिक एक्टिविटीज, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें निर्माण कार्य शामिल होता है, ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत जो कच्चा माल हमें प्राप्त होता है उस कच्चे माल को प्रसंस्कृत किया जाता है या इसका प्रसंस्करण किया जाता है, या आप कह सकते हैं कि इसका विनिर्माण। और विनिर्माण यानी क्या, उत्पादन, किसका, वस्तुओं का उत्पादन, ये इसके अंतर्गत शामिल होता है। मुख्यतः ध्यान रखिए
द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत विनिर्माण शामिल होता है। ठीक है, यानी विनिर्माण से जुड़ी हुई जो आर्थिक क्रियाएं हैं वे किसमें शामिल होती हैं? द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत इसे शामिल किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत कच्चे जो माल होता है, जो कच्चा पदार्थ है या जो हमें प्रकृति के माध्यम से जो पदार्थ प्राप्त होता है उसका हम क्या करते हैं? उसे परिवर्तित करते हैं, है ना, क्योंकि उस उत्पाद को हम उसके रूप को परिवर्तित कर देते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि आपको टमाटर प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से मिला। ठीक है, यानी प्राथमिक यानी कृषि के माध्यम से टमाटर का उत्पादन हुआ। अब टमाटर से जो सॉस बनाने की प्रक्रिया है, उसमें जो सॉस बनाने की प्रोसेस है, इसके अंतर्गत जो दूसरी आर्थिक क्रिया है यानी जो द्वितीयक आर्थिक क्रिया है, इसी के अंतर्गत सॉस का निर्माण किया जाता है। कच्चे माल का इन्होंने क्या कर दिया? प्रसंस्करण कर दिया, ऐसे प्रसंस्कृत कर दिया, जिस वजह से दूसरी प्रकार का खाद्य पदार्थ हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इसे एग्जाम्पल के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो द्वितीयक क्रियाएं हैं उसके अंतर्गत विनिर्माण, प्रसंस्करण एवं निर्माण से जुड़ी हुई जो भी क्रियाएं हैं वे शामिल होती है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि क्या क्या चीजें शामिल है इसके अंतर्गत? प्रसंस्करण से जुड़ी, विनिर्माण से जुड़ी और निर्माण से जुड़ी जो भी आर्थिक क्रियाएं हैं वे इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। आप चाहें तो इन्हें नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, टमाटर वाला एग्जाम्पल हमने ले ही लिया, हो सकता है एक दो और एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। जैसे हम हस्तशिल्प से निर्मित वस्तुओं को भी इसके अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी इसके एग्जाम्पल के तौर पर देखा जा सकता है। ठीक है, द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत ही इसे रखा जाएगा। विनिर्माण में यदि आप देखें तो प्लास्टिक के जो खिलौनों का निर्माण है, प्लास्टिक के खिलौनों का निर्माण, ये भी इसके अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। ठीक है, तो हमने देखा कैसे द्वितीयक आर्थिक क्रिया को। अब देखते हैं तृतीयक आर्थिक क्रिया को कि आखिर तृतीयक या तृतीय आर्थिक क्रिया के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है या इसके अंतर्गत क्या शामिल है। जैसे ही हम बात करते हैं तृतीयक आर्थिक क्रियाओं को के बारे में या तृतीयक आर्थिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में, तो एक चीज सबसे पहले जो हमारे दिमाग में आनी चाहिए वह है सेवा क्षेत्र। क्यों? क्योंकि तृतीयक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत सेवा क्षेत्र को शामिल किया गया है और सेवा क्षेत्र इसका मुख्य अंग है। क्योंकि अभी तक हमने क्या चर्चा की? पहले में हमने बात की कृषि के संबंधित, पशुपालन से संबंधित, दूसरे में हमने बात की उद्योग विनिर्माण से संबंधित, मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित, क्योंकि इसके अंतर्गत हम विनिर्माण करते हैं और हम नए नए उद्योगों को खोलते हैं ताकि हम वस्तुओं को, जो कच्चा माल हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ है, उसे हम प्रसंस्कृत कर सकें। ठीक है, अब इनके प्रसंस्करण के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है वो है सेवा क्षेत्र। क्यों? क्योंकि तृतीयक आर्थिक एक्टिविटीज के अंतर्गत सेवा क्षेत्र शामिल है और सेवा क्षेत्र का मतलब वह कि आपने जो द्वितीयक सेक्टर के बाद जो वस्तुओं का निर्माण किया है, उन वस्तुओं को आप कैसे तीसरे हर व्यक्ति तक पहुंचाएंगे या बाजार में इनकी उपलब्धता कैसे सुनिश्चित होगी, यह तय होता है सेवा क्षेत्र से। ठीक है, तो तृतीयक आर्थिक क्रियाओं की यदि हम बात करते हैं तो तृतीयक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत सेवा क्षेत्र शामिल हो जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी सेवा क्षेत्र किससे संबंधित है? तृतीयक आर्थिक क्रियाओं से संबंधित है। तो इसके बारे में ये एक महत्वपूर्ण तथ्य यदि आप ध्यान रखें तो तृतीयक आर्थिक क्रियाओं के लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वह है कुशल श्रमिक। क्यों? क्योंकि यदि आप कुशल हैं इस कार्य में तो आप इसकी एक्टिविटीज को या इससे जुड़ी हुई जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसे ठीक तरीके से संचालित कर पाएंगे। और वर्तमान विश्व की मांग क्या है कि आप सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक क्या हो? कुशल हो। क्योंकि यदि आप सेवा क्षेत्र में कुशल हैं तो आप इस प्रकार की जो एक्टिविटीज हैं, आर्थिक एक्टिविटीज हैं, इनमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे और अधिक अपनी भूमिका अदा कर पाएंगे, जिससे आर्थिक विकास क्या होगा? अधिक आसान हो पाएगा। ठीक है, यानी ध्यान रखिएगा कि आपको तृतीयक आर्थिक क्रियाओं में शामिल होने के लिए या सेवा क्षेत्र में शामिल होने के लिए कुशल श्रमिक होना जरूरी है या प्रशिक्षित
विशेषज्ञ होना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि यही क्या कर सकते हैं, अंत में यही परामर्शदाताओं की भूमिका का काम करते हैं या परामर्शदाताओं की भूमिका अदा करते हैं। तो तृतीयक क्षेत्र के बारे में ध्यान रखिएगा, या तृतीयक आर्थिक एक्टिविटीज या तृतीयक आर्थिक क्रियाओं के बारे में ध्यान रखिएगा। ये सेवा क्षेत्र से संबंधित है। इसके अंतर्गत सेवा क्षेत्र से जुड़ी हुई सभी एक्टिविटीज शामिल की जाती हैं जिसमें कुशल श्रमिकों की जरूरत होती है, और कुशल श्रमिकों के साथ साथ प्रशिक्षित विशेषज्ञ और परामर्शदाताओं की इस सेक्टर में सबसे अधिक क्या होती है, जरूरत होती है। एक और बात ध्यान रखिएगा कि यदि हम बात करते हैं जब तृतीयक आर्थिक क्रियाओं के बारे में, तो तृतीयक आर्थिक क्रियाओं का जो सबसे ज्यादा यदि देखें इस्तेमाल होता है तो वह कहां पर होता है, जहां पर सेवा क्षेत्र सबसे ज्यादा डेवलप्ड हो। सेवा क्षेत्र यानी वहां पर सारी चीजें, सारी जो संसाधन है उपलब्ध होंगे, तभी सेवा क्षेत्र अधिक अच्छे से क्या होगा, डेवलप्ड होगा। यानी बहुसंख्यक जनसंख्या मुख्यतः यदि हम बात करें विकसित देशों की, तो किसमें इन्वॉल्व है, सेवा क्षेत्र में। तो यह बात ध्यान रखिएगा, विकसित देशों के संदर्भ में हमने चर्चा की है, यानी जो बड़े बड़े देश हैं जो प्रौद्योगिकी लिहाज से, नवाचार के लिहाज से अधिक डेवलप्ड है, उन देशों में सेवा क्षेत्र सबसे अधिक क्या है, विकसित है। तो ये हमने बात की किसके बारे में, तृतीयक आर्थिक क्रियाओं के बारे में। तृतीयक आर्थिक क्रियाओं के संबंध में ही एक बात और ध्यान रखिएगा कि तृतीयक आर्थिक क्रियाओं में या सेवा क्षेत्र में दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। कौन सी दो चीजें महत्वपूर्ण हैं? पहली चीज महत्वपूर्ण है उत्पादन। यह भी उत्पादन से संबंधित है। उत्पादन का मतलब यह कि जहां पर सेवाओं की उपलब्धता हो, क्योंकि यह किससे जुड़ा हुआ है, सेवाओं की उपलब्धता से। सेवाओं की उपलब्धता। सेवाओं की उपलब्धता का मतलब क्या है कि यदि आप किसी सेवा क्षेत्र में इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो ध्यान रखिए, आपने उससे जुड़ी हुई शिक्षा तो ग्रहण कर ली, यानी आप प्रशिक्षित तो हो गए, लेकिन क्या उस सेक्टर की अभी उपलब्धता मौजूद है, क्या वहां पर उस सेवा की उपलब्धता है? तो जरूरी क्या है कि इसमें दो चीजें शामिल की गई हैं तृतीयक आर्थिक एक्टिविटीज में, जिनमें कौन कौन सी चीजें हैं। पहला तो यह कि वहां पर उत्पादन यानी सेवा की उपलब्धता हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दूसरी है विनिमय, यानी वहां पर परिवहन की उपलब्धता हो, संचार की उपलब्धता हो, क्योंकि परिवहन और संचार सेवा सेक्टर के लिए, सेवा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण अवयव है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर तृतीयक आर्थिक एक्टिविटीज में उत्पादन और विनिमय दोनों चीजें शामिल की जाती हैं, क्योंकि इन दोनों के माध्यम से जो तृतीयक आर्थिक एक्टिविटीज हैं वे संचालित होती हैं। तो ये हमने चर्चा की तीसरी एक्टिविटी के बारे में, और बात करते हैं हम हमारी चौथी एक्टिविटी के बारे में, या जिसे आप चतुर्थ आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत शामिल करेंगे। देखिए, चतुर्थ या फोर्थ इकोनॉमिक एक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो फोर्थ इकोनॉमिक एक्टिविटी में इससे भी उन्नत यानी तृतीय क्षेत्र से भी उन्नत वाले कार्य शामिल होते हैं, जैसे क्या, अनुसंधान एवं विकास। ध्यान रखिएगा, अनुसंधान एवं विकास को चतुर्थ क्षेत्र में या चतुर्थ आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है। फोर्थ इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंतर्गत अनुसंधान और विकास को शामिल किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो चतुर्थ आर्थिक क्रियाएं हैं वह मुख्यतः अनुसंधान एवं विकास पर ही केंद्रित होती हैं। इन दोनों एक्टिविटीज पर ही केंद्रित है क्या, चतुर्थ आर्थिक क्रियाएं। चतुर्थ आर्थिक क्रियाओं के बारे में ध्यान रखिएगा, जो अति उच्च विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं वे इसकी वहां पर जो चौथा सेक्टर है, ये जो चतुर्थ आर्थिक क्रिया है, वे काफी डेवलप्ड देखी गई हैं। जैसे आप यूरोप में देख लीजिए, यूरोप के कुछ देशों में देख लीजिए, अमेरिका में देख लीजिए, तो यहाँ पर जो चौथा या फोर्थ
इकोनॉमिक एक्टिविटी वाला सेक्टर है वह अधिक डेवलप्ड है। अब भारत भी कोशिश कर रहा है कि वह अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा दे, क्योंकि इसी के माध्यम से समस्त आर्थिक क्रियाएं क्या होंगी, अंततः लास्ट में क्या होंगी, संचालित होंगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा वे लोग जो इस सेक्टर में शामिल हैं, जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं वहां पर ही ये लोग शामिल हैं या देखे गए हैं। तो यहाँ पर यह महत्वपूर्ण बात है कि हमने चर्चा की विकसित देशों के संदर्भ में, तो आर्थिक क्रियाओं या उनकी एक्टिविटीज के आधार पर भी देशों को कई भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे विकसित देश, तो वे देश जहां पर अति उच्च विकास की दर है, अनुसंधान की दर देखी गई है। फिर अर्धविकसित देश, तो वैसे देश जहां पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है कृषि प्रधान भी है, इसमें थोड़ा सा कृषि वाला पुट भी है और थोड़ा सा इसमें उद्योग और अनुसंधान भी शामिल है। सेवा सेक्टर आप मान सकते हैं, मानकर चलिए कि कृषि के साथ साथ जहां पर सेवा क्षेत्र भी पर्याप्त मात्रा में डेवलप्ड हो चुका हो। और तीसरा है अल्प विकसित देश, जहां पर अभी भी कृषि को ही उतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है, यानी प्राथमिक आर्थिक एक्टिविटीज वहां पर शामिल है और सेवा क्षेत्र अभी वहां पर धीरे धीरे विकसित हो रहा है, यानी धीरे धीरे उसमें शामिल हो रहा है। तो इन आर्थिक क्रियाओं के आधार पर देशों को भी डिवाइड कर दिया गया है और देश भी इसी एक्टिविटी के आधार पर क्या है, डिवाइड है। तो चतुर्थ सेक्टर या फोर्थ इकोनॉमिक एक्टिविटीज की यदि हम बात करें तो भी हमने चर्चा भी की कि विकसित देशों में आधे से अधिक जो लोग हैं, जो कुशल हैं, जो प्रशिक्षित हैं, वे इसी सेक्टर में कार्य कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए ये चारों एक्टिविटीज ही मिलकर आर्थिक भूगोल की अंतर्गत जो चीजें हमें पढ़नी है, जाननी है, वहां पर यह शामिल हो जाती हैं। ठीक है, तो आर्थिक या जब भी हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात करेंगे, आर्थिक भूगोल की बात करेंगे, तो हम इन्हीं सभी सेक्टर के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हम विस्तार से चर्चा करेंगे पूरे विश्व में औद्योगिक लेवल पर कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे कैसे आगे चरण बढ़े हैं, कृषि के लेवल पर कैसे अन्य जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वे आगे बढ़ी हैं। इसके बाद हम देखेंगे सेवा सेक्टर को लेकर या सेवा क्षेत्र को लेकर कैसे पूरे विश्व में कहां से इसकी शुरुआत हुई, फिर भारत तक कैसे ये चीजें पहुंची, और अंत में हम बात करेंगे हमारे चतुर्थ क्रियाकलापों के बारे में, चतुर्थ आर्थिक क्रियाओं के बारे में कि ये क्या है और कैसे कैसे विश्व में कहां ये डेवलप्ड हुई हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में कुछ खास टॉपिक के साथ जो आपकी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो तब तक रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। शुक्रिया।